नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिनांक 22 जुलाई 2021, कक्षा अष्टमी, विषय विज्ञान। आज का हमारा वीडियो क्रमांक है 6, अध्याय 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। भैया बहनों, इस अध्याय का आज यह अंतिम वीडियो है। इससे पूर्व में हमने खरपतवारों से सुरक्षा बिंदु पर चर्चा की थी। आज का हमारा शिक्षण बिंदु है भंडारण। भंडारण किसका भंडारण? फसल का, उत्पाद का भंडारण। उत्पाद का भंडारण क्यों करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। इस पंक्ति से क्या बात सार्थक होती है कि भंडारण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? पीड़कों यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे चूहे, दीमक और भी अन्य बहुत से ऐसे जीव जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं या हमारे अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाने के बाद वह अनाज हमारे उपयोग करने के लायक नहीं रहता है, इसलिए हमें उसका उचित भंडारण करना आवश्यक है। देखिए, उत्पाद का भंडारण बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए हम भंडारण करते हैं। अब भंडारण का कहाँ करना चाहिए? भंडारण हमें साइलो और भंडार गृह में करते हैं। अब साइलो क्या चीज़ है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पुस्तक में चित्र क्रमांक 1.10 का ए, आपके सामने मैंने पुस्तक खोली। आप भी भैया बहन पुस्तक खोलकर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत स्पष्ट चित्र दिया है साइलो का, अनाज भंडारण हेतु साइलो। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ भी है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। सरकार क्या करती है? किसानों से जो अनाज खरीदती है उसे इन भारतीय खाद्य निगम के इन बड़े गोदामों में रखती है। वहाँ पर इसका उचित रखरखाव किया जाता है। देखिए, ये सामने आपको बहुत बड़े बड़े भंडारण के लिए बक्से के रूप में या एक सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि बड़ी कोठियों के रूप में यह साइलो बने हुए हैं। इन भंडार गृहों में अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। और चित्र 1.10 का बी सामने दिया है भंडार गृहों में बोरों में अनाज का भंडारण। और सामान्य तौर पर ग्रामीण परिवेश में किसान भाई जूट के बोरों में या बड़ी स्टील की या टीन के डब्बों में अनाज को सुरक्षित रखते हैं। अब अनाज को सुरक्षित करने का तरीका क्या है? किसान भाई क्या करते हैं? सामान्य रूप से नीम की पत्तियों को तोड़ते हैं और उसे सुखाते हैं। उन नीम की सूखी पत्तियों को घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग में की जाती हैं। वह पहले पत्तियां रखता है। जिस पात्र में हमको अनाज का भंडारण करना है वहाँ पर नीम की सूखी पत्तियां रखता है, फिर कुछ अनाज डालता है, फिर वापस कुछ नीम की पत्तियां रखता है। इस तरीके से वह अनाज का भंडारण करता है। और बड़े भंडार गृहों में, जैसे सरकार के द्वारा FCI के जो गोदाम होते हैं, वहाँ पर बड़े अनाज के भंडारण में रासायनिक उपचार से भी अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। रासायनिक उपचार से मतलब है कि उसमें केमिकल का उपयोग किया जाता है ताकि वहाँ पर ये पीड़क और सूक्ष्म जीव उत्पन्न न हो। इनको नष्ट करने के लिए इन रसायनों का उपयोग किया जाता है। अब हमारा अगला बिंदु है जंतुओं से भोजन। जंतुओं से भोजन, जिस प्रकार से हम पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं उसी प्रकार से हमें जंतुओं से भी भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है। हमारे देश की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है। इसलिए इतनी बड़ी जनसंख्या की भोजन की पूर्ति हेतु हमें अनाज के अलावा अन्य स्रोतों से भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, यहाँ पर मैंने बिंदु लिखा है मछली। समुद्र तटीय क्षेत्रों में मुख्य आहार है। मछली का उत्पादन जहाँ होता है वहीं पर मुख्य रूप से इसका
आहार भी किया जाता है। अब समुद्र तटीय क्षेत्र हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, जहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सभी तटीय राज्य हैं। इन राज्यों में मुख्य रूप से जंतुओं से प्राप्त भोजन के रूप में मछली का आहार किया जाता है। इस मछली के आहार की मुख्य विशेषता क्या है? इससे कॉड लीवर तेल मिलता है, जिसे हम सामान्य रूप से मछली का तेल कहते हैं। अब मछली का तेल वास्तव में देखा जाए कि इसको सिर्फ उदरपूर्ति के लिए भोजन के रूप में प्रयोग किया जाए, ऐसा नहीं है। इससे हमें एक तेल मिलता है जिसे हम कॉड लीवर तेल कहते हैं, यानी कि सामान्य रूप से मछली का तेल कहते हैं। इससे मनुष्य को या मानव को विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। हम सब जानते हैं कि सामान्य रूप से विटामिन डी का स्रोत सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, लेकिन आपको ये दूसरा स्रोत बताता हूँ। मछली से प्राप्त तेल में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला बिंदु है पशुपालन। पशुपालन यानी कि पशुओं को पालना, यह सामान्य रूप से हम कह सकते हैं। देखिए, पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है। पशुओं को पालते हैं, क्यों पालेंगे? क्योंकि उससे कुछ न कुछ किसान को लाभ होगा। क्योंकि मैंने किसान शब्द का उपयोग इसलिए किया क्योंकि किसान भाई के पास में पशु चारे की व्यवस्था होती है। जो खेती नहीं करता, जो किसान नहीं है, वह भी पशुपालन कर सकता है, लेकिन अधिकतर 90% तक देखा गया है कि जो किसान है वह पशुपालन करता है। पशुओं को पालकर उससे खाद्य पदार्थ प्राप्त करना, यह क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। हमारे देश में पशु बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े पैमाने पर पाले जाते हैं, जिनमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, इन सब का पालन किया जाता है। लेकिन देखिए, इन सबसे दूध प्राप्त होता है। इसके अलावा मुर्गी पालन भी किया जाता है, वह भी एक तरीके के पशुपालन में आएगा, लेकिन उसे हम मुर्गी पालन कहेंगे, जिसे हम पोल्ट्री फार्म कहते हैं। ठीक है, देखिए, पशुपालन क्योंकि उससे खाद्य पदार्थ प्राप्त करना है। अब खाद्य पदार्थ प्राप्त करेंगे, इन पशुओं से, दुधारू पशुओं से दूध प्राप्त होगा, मुर्गी से अंडा प्राप्त होगा। ठीक है, और साथ में कुछ लोग मधुमक्खी का पालन भी करते हैं, जिसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। उससे शहद प्राप्त किया जाता है, वह भी एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। इसलिए देखिए भैया बहनों कि मैंने जिन बिंदुओं को आपको समझाया, उनका वापस मैं पुनः दोहरान करता हूँ। उत्पाद का भंडारण बीजों के पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। साइलो, है ना, भंडार गृह कहाँ कहाँ पर होते हैं, इसका भंडारण कहाँ किया जाता है? साइलो में और भंडार गृहों में। उसका तरीका क्या है? नीम की सूखी पत्तियाँ घरों में अनाज में के भंडारण में उपयोग में ली जाती हैं। साथ में बड़े भंडार गृह होते हैं, वहाँ पर सुरक्षित भंडारण के लिए रसायनों का उपयोग भी किया जाता है। जंतुओं से प्राप्त भोजन, मछली बहुत बड़ा स्रोत है एक मुख्य आहार के रूप में। समुद्र तटीय क्षेत्रों में मुख्य आहार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मछली का तेल प्राप्त किया जाता है, जिसे कॉड लीवर ऑयल कहते हैं, और यह विटामिन डी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। पशुपालन को यानी कि पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। भैया बहनों, मैं जब भी वीडियो में आपको पढ़ाता हूँ तब मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास में हमेशा पुस्तक होनी चाहिए। पुस्तक होने से आपको ये समझ में आता है कि देखिए, अभ्यास प्रश्नों का हमको किस प्रकार से लिखना चाहिए। देखिए, पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 4 रिक्त स्थान हैं, उनके लिए 5 शब्द दिए गए हैं, क्योंकि चौथे वाले रिक्त स्थान में 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं। जैसे कि इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया। उसके बाद का प्रश्न है कॉलम मिलान वाला। कॉलम मिलान वाले प्रश्न में देखिए, जैसा कि आपको बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कॉलम ए है और यहाँ पर कॉलम बी है। कॉलम ए में 4 वाक्य लिखे हैं और कॉलम बी में 5, उनका ठीक से मिलान करना है। और उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें लिखा है कि 2-2 उदाहरण देने हैं खरीफ और रबी की फसलों के। उसके बाद में है
कि कुछ शब्द दिए हैं, उनका एक पैराग्राफ के रूप में उत्तर लिखना है, उन शब्दों के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। और अंत में आपको एक 10वां प्रश्न दिया है जिसमें लिखा गया है कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार करना है। जैसे कि हम सामान्य रूप से किसी भी फसल का रेखा चित्र बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि उसकी पद्धति क्या होगी। उसकी पद्धति ये होगी कि सर्वप्रथम हम मिट्टी तैयार करते हैं, फिर इसके बाद में हम जुताई करते हैं, फिर इसके बाद में हम फसल को या बीज के दानों को बोते हैं, इसके बाद में हम सिंचाई करते हैं, खाद देते हैं, बार बार सिंचाई करते हैं, फसलों की जानवरों से सुरक्षा करते हैं, खरपतवार निकालते हैं और अंत में हम फसल पक जाने पर फसल की कटाई करते हैं और सबसे अंत में उसका उचित भंडारण करते हैं। प्रिय भैया बहनों, इसके बाद में आपका 11वां प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा करना है। इसमें देखिए ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है सिंचाई का पारंपरिक तरीका, दूसरा है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल, तीसरा है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है और छठा है फसल पक जाने के बाद काटना। अब इन वाक्यों को एक शब्द में क्या कहेंगे, ये है पहेली। देखिए उसके बाद में है बाईं ओर से दाईं ओर, तो पहला है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, चौथा है एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, पांचवा है रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, सातवां है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। तो अब देखिए मैं आपको हल करवाता हूँ। यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है ऊपर से नीचे की ओर, पहला है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। इसमें देखिए ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पर लिखा है पहले वाले बॉक्स में र, तो क्या हो गया रहट, है ना। उसके बाद में दूसरा दिया है, उसमें पहला बॉक्स खाली है और दूसरे में शू लिखा है, ठीक है ना। तो देखिए बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, यह क्या कहलाएगा, पशुपालन। मैंने सबसे अंत में अभी बताया कि पशुपालन। तीसरा है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। देखिए आपके तीसरे वाले में सबसे अंत वाला जो बॉक्स है उसमें फ लिखा है, यानी कि खरीफ। इस प्रकार से हमने इस ऊपर से नीचे की ओर वाले में 3 बिंदुओं को हल किया। अब छठा है फसल पक जाने के बाद क्या करते हैं, हम कटाई करते हैं। देखिए छठे बिंदु में कटाई, अंत में ई लिखा हुआ है। अब आता है बाईं ओर से दाईं ओर, पहला है शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलें, तो वो कौन सी फसलें हैं, पहला लिखा हुआ है र, तो क्या हो गया रबी, है ना। चौथा है एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, वह क्या कहलाता है, तो यहाँ पर चौथे में फल लिखा है, यानी कि फसल। अगला है पांचवा, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं वह क्या कहलाते हैं, उर्वरक। क्या कहलाते हैं, उर्वरक। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई। धन्यवाद भैया बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद।